हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सौम्या कोचिंग सेंटर। तो आज हम आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, मैट्रिसेस। जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी से बहुत से सवाल आते हैं। एक बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक है। चलिए, तो ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है मैट्रिसेस, 12th क्लास मैथमेटिक्स का। तो प्रश्न उठता है, सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा कि व्हाट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिक्स सुना होगा, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस सेम चीज है। मैट्रिक्स होता है सिंगुलर फॉर्म और मैट्रिसेस होता है इसका प्लूरल। तो मैट्रिसेस क्या है? तो जब हम किसी नंबरों को, बहुत सारे नंबर के एक ग्रुप को किसी एक विशेष स्पेशल अरेंजमेंट में हम व्यवस्थित करते हैं, किसी खास पैटर्न में उनको हम व्यवस्थित करते हैं, वो पैटर्न अगर रेक्टेंगल बनाता है तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। समझे? तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अरेंज्ड ग्रुप ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगल एरे ऑफ अरेंज्ड ग्रुप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। संख्याओं के समूह को एक इस तरह की व्यवस्थित क्रम में रखा जाए कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, उसको कहेंगे मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स हैं। इनको हमने तो इस तरह से रखा, तो ये इसमें देख रहे हैं, ये आपकी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है और ये वर्टिकल लाइन बन रही है। ये तीन दो तरह से इनको हमने पैटर्न में रखा है, पैटर्न व्यवस्थित किया है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको कहेंगे रो और जो वर्टिकल लाइन है उसको कहेंगे कॉलम। तो रो एंड कॉलम। तो मैट्रिक्स बनता है रो और कॉलम से। उसकी जो संख्या है, अरेंजमेंट रहता है वो या रो के फॉर्म में रहेगा, कुछ संख्याएं रो में रहेंगी, वर्टिकल लाइन में रहेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में रो कहलाएंगी, और कुछ संख्याएं वर्टिकल लाइन में रहेंगी, ऊपर से नीचे की तरफ रहेंगी, उनको कॉलम्स कहते हैं। तो रोज और कॉलम्स, ये पंक्ति और ये स्तंभ। हिंदी में रो को कहते हैं पंक्ति, रो माने पंक्ति और कॉलम मीन्स स्तंभ, हिंदी वाले। तो रो और पंक्ति। अब इसमें क्या है, ये नंबर्स होंगे या कोई फंक्शन होंगे, जैसे साइन एक्स कोस वाई -2 -4, इस तरह से। तो रो और कॉलम, रो और कॉलम के बाद हम कहेंगे उसमें अब जितनी रो होती हैं, मान लीजिए वो कुछ कॉलम होते हैं कुछ रो होते हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, जैसे इसमें कितनी रो है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम है 3 रोज हैं, तो उसको कहेंगे उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो रो और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको जैसे m बाई एन, m क्रॉस n, m बाई n बोलेंगे इसको। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा m बाई n। इसका कितना होगा 3/3, 3/3 मतलब वो ऑर्डर, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है उसकी रो और कॉलम से पता चलेगा। जितनी रो होंगी और जितने कॉलम होंगे उनको कहेंगे रो बाई कॉलम, m बाई n, 3/2, 5/1। ओके, तो इस तरह से इसका ऑर्डर कहलाता है। तो अब इसका आप कहेंगे यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन कहाँ है? तो इसका एप्लीकेशन देखिए बहुत सी हमारे डेली लाइफ में भी दिखाई देता है। जैसे हमें सुबह प्रेयर में बच्चों को जब पीटी करते समय प्रेयर के लिए ग्राउंड में खड़ा करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, एक रो में खड़ा करते हैं या एक कॉलम में खड़ा करते हैं। कुछ रोज बनती हैं, सामने से खड़े होंगे तो वो कॉलम बनेगी और इस तरह से एक रो बनेगी। तो बच्चों को पीटी में या प्रेयर में खड़ा करेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स होगा। एग्जाम हॉल में सीटिंग प्लान होगी, तो सीटिंग प्लान में भी देखो रो और कॉलम में रहते हैं। सीटें आपकी या तो रोज में रहेंगी और कुछ कॉलम बनेगी। बस की सीटें देख रहे हैं वो भी रो और कॉलम के फॉर्म में रहती हैं, उस बस में सीट नंबर रहता है। और कंप्यूटर में भी इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। कंप्यूटर की बहुत सारी जो है, जब प्रोग्राम हम सेट करते हैं तो उनको भी इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ता है। लीनियर, जो लीनियर पेयर इक्वेशंस होती है ना, इनको भी सॉल्व करने के लिए जैसे x + 3y = 5, 2x +
4y इज इक्वल टू 9। सपोज कि इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने की जो एल्जेब्रिक मेथड है उसके अलावा इसको अगर हम मैट्रिक्स तरीके से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और बड़े स्मूथली हो जाता है, इसका सॉल्यूशन निकल आता है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनती है तो उसमें हम देखें बहुत सारे जो है इस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ता है, कुछ आइटम्स को, नंबर्स को, क्या है अलग अलग, तो वो भी मैट्रिक्स बनता है। तो मैट्रिक्स मीन एक व्यवस्था, एक सुव्यवस्था नंबरों की या किसी फंक्शंस की, जिससे ऑपरेशन बहुत स्मूथली और जल्दी हो सके। जो भी ऑपरेशन होते हैं वो जल्दी हो सके और स्मूथली हो सके, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल। अब कॉस्ट एस्टिमेशन भी होता है। हमें किसी कंपनी का या किसी कहीं का जो है बिजनेस में कॉस्ट एस्टिमेट करना है, तो कितने आइटम है, किस आइटम पे कितना खर्च हो रहा है, तो सारा जो है इस तरह से एक अरेंजमेंट होगा, उनको इस तरह बहुत जल्दी निकल आएगा, कॉस्ट एस्टिमेशन में हो जाएगा। अब इसका जो फिजिकल ऑपरेशन होते हैं ना साइंस फिजिक्स में, उसमें भी वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कितना, वो भी हो जाएगा। रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन का भी इसी के जरिए बड़ा जल्दी एक्सप्लेन हो जाता है। रिफ्लेक्शन का भी एक्सप्लेनेशन इससे और कैलकुलेशन बहुत आसानी होता है। और क्रिप्टोग्राफी में मतलब आप समझिए देयर आर वाइड यूज्ड एप्लीकेशन, बहुत ही व्यापक है हमारे लाइफ में, इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। तो यही बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स बहुत अच्छा है आपके लिए और हमारे स्टूडेंट के लिए, सबके लिए बेहद उपयोगी और जरूरी है। सो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने कॉलम और रो की बात करी है, तो पहला टाइप हो जाएगा आपका, जिसको मैं थोड़ा सा अगर रब कर दूं, इस पहला हो जाएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों फर्स्ट टाइप होगा आपका टाइप या काइंड्स। टाइप्स या काइंड्स लिखो कोई बात नहीं, प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार क्या है। देखिए सबसे पहले हमने आपको बात करी कॉलम की, तो ऐसा मैट्रिक्स जो केवल इसमें एक ही कॉलम हो, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये कैसा होगा, जैसे सपोज कीजिए ये आपका कॉलम होगा, ये जैसे मान लीजिए 2 और 5 दो नंबर्स हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। या सिंपल एक ही नंबर हो 7, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये नंबर एक, ए इज इक्वल टू, इसको बी इज इक्वल टू मान लो, सी इज इक्वल टू, ये सपोज की इसमें बहुत सारे होंगे, मान लीजिए एक्स वाई जेड। ओके, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स में कितना कॉलम है, 1 रो है, तो इसको क्या कहेंगे, रो जो भी हो ना, तो रो तो होती है m इंटू 1, m इंटू 1, इसको शो करने का तरीका है m इंटू 1, और m इसमें क्या है 2, तो यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा। m कितना है 1 इंटू 1, m कितने 3 इंटू 1। कॉलम हमेशा ऑलवेज 1 ही रहेगा कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स होता है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो दूसरा होगा आपका इसी तरह रो मैट्रिक्स। तो बच्चों जैसे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम था, तो इसमें एक ही रो रहती है, इसमें क्या रहती है, सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें रहेगी आपकी एक ही रो रहेगी, कॉलम बहुत सारे रहेंगे, जैसे 1 5 8। इसमें देखिए रो एक है, सिंगल है, कॉलम है 1 2 3, तो रो को कहें 1 से करके और n, 1 इंटू एन, इसको शो करने का क्या है, सिंपल जनरल फॉर्म में 1 इंटू एन लिखेंगे, क्योंकि n इसमें शो करता है क्या, कॉलम। कॉलम अगर n की वैल्यू कितनी है जो भी वो लिख देंगे, 3 है तो n की जगह 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो रो मैट्रिक्स समझ गए बच्चों। तीसरा मैट्रिक्स होता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है जैसे कोई रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेचर है, इसके हम अपोजिट एंड को मिलाएंगे तो वो डायगोनल बनेगा ऐसा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी, ये मैट्रिक्स में इस तरह से क्वाड्रिलेचर बनता है या फिर आयताकार बनता है, रेक्टेंगल बनता है ना, तो इसमें डायगोनल पे होगा कुछ। तो इसमें हमेशा होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो कोई नंबर होते हैं, वो नॉन जीरो होते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं। जैसे ये 5, -3, -1, बाकी सब इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, जीरो। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट वाला 5 हो गया क्योंकि ये डायगोनल बन रहा है। इसको अगर हम वैसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? डायगोनल। तो डायगोनल पे जितने नंबर्स हैं तो वो कोई नंबर्स होंगे और बाकी सब एक्सेप्ट जीरो होंगे, दूसरी अदर एंट्री जीरो होंगे। इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गए? दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरह से तीसरा हम फोर्थ देखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। फोर्थ वन इज इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों जैसे आपने डायगोनल मैट्रिक्स देखा था, बस वही है। उसमें क्या है, उसमें कोई नंबर डिफरेंट नंबर होंगी और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगी, इसमें केवल एक ही कोई स्केलर नंबर होगा इस पे डायगोनल पे। जैसे हमने 7 7 7 मान लो एक ही नंबर होगा 7, इधर सारे जीरो होंगे, अदर एंट्रीज 0 0 0। ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि इसमें कोई स्केलर स्केलर डायगोनल पे क्या होगा, स्केलर एक ही, स्केलर मान कोई एक नंबर। 7 की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरी भी आ सकता है, जैसे 3 3 2 का कर, ठीक है, ओनली 2/2 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3 3 ओनली। तो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, बिल्कुल सरल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो दिस इज स्केलर। और नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आप कहेंगे गुरुजी? तो बच्चों आज मैं अभी बता रहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जितने डायगोनल पर एंट्रीज है नंबर्स हैं वो 1 होगा ओनली और बाकी सारे 0 0 होंगे, उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, चलिए बस डायगोनल का खेल है, इसको ऐसा करो। ये इसको करो 3/3, गलत। तो ये है आपका ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 1 0 0 1। तो डायगोनल पर 1 1 आएगा और बाकी अदर पर 0 आएंगे। जो सारी दूसरे प्लेस पर एंट्री होगी वो 0 होगी और डायगोनल वाले प्लेस पर क्या होगा, 1 आएगा, वो होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद अगला होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारी एलिमेंट सारी एंट्रीज 0 हैं, 0 0 0 सारी, ऑल द एंट्रीज आर 0 0। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और कॉलम और रो की नंबर बराबर हो तो वो कहेंगे इसे, ये समझ लीजिए जैसे 2 5 6 8, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है तो 2/2। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। जैसे 3 6 7 8 1 0 5 9 8 3, ये क्या है, इसमें 3 कॉलम है, 3 तो हो गए कॉलम और 3 हो गई आपकी रोज, तो 3/3। ओके, इसमें 2 रो थी और 2 कॉलम थे, 2/2, यानी m 2 इक्वल टू m बराबर n। इसमें भी m और n बराबर है, रो और कॉलम, वो हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर बन रहा है, मतलब स्क्वायर सिंपल है। चलिए इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। राइट, इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ।
अब बच्चों इस प्रश्न उठता है ये क्यों आता है, ये इसका कैसे उपयोग करते हैं, मतलब दैनिक जीवन में इसको मैट्रिक्स क्यों बनाया। भाई इसको सॉल्व करने के लिए बनाया ताकि हमारी सॉल्यूशन हम कैलकुलेशन जल्दी कर सकें, फटाफट कर सकें। जैसे एक शो डेपिक्ट करने का मतलब इसको हमें किसी नंबर्स को, किसी प्लान को हमें करना है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डेटाज हैं, उनको हमें कैलकुलेट करना है, बट हम थोड़ा कम टाइम में हम बहुत बेहतर तरीके तो कर सकते हैं। जैसे सपोज कि आपके पास कोई 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनके पास आइटम है आपका एक्स और वाई। ए के पास एक्स आइटम 4 है, वाई आइटम 5 है, बी के पास एक्स आइटम 10 है और वाई आइटम 12 है, सी के पास 20 है और ये 8 है। तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये व्यक्ति के पास एक्स आइटम 4 है, वाई आइटम 5 है। तो हमने इस तरह से हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको, उसके जो वस्तुएं हैं वो उनको इस तरह से लिख देंगे। एक्स और वाई टाइप के आइटम है ना जी, ये एक्स आइटम है, तो ये वाई आइटम है, ये कितने हैं, तो ये व्यक्ति है, पर्सन है कोई ये, तो इसमें ये रो बन रही, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये एक्स आइटम वो कॉलम को बना रहा है, कंस्टिट्यूट कर रहा है। एक्स आइटम क्या होगा, कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम, उसमें एक्स आइटम होगा, सेकंड कॉलम होगा, उसमें वाई आइटम के बारे में पूरी डिटेल होगी, वाई आइटम, हाउ मेनी वाई आइटम्स है, और ए के पास कितने हैं वो रो बताएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ये एक आइडिया मिला कि हम मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए ए बी सी आप यहाँ रख देंगे और आइटम एक्स वाई इधर रख देंगे। ए के पास 4 आइटम है, ए के पास एक्स आइटम कितने, 4, ओके, और बी के पास कितने, 10, सी के पास कितने, 20, ओके। अच्छा, वाई आइटम ए के पास कितने हैं, 5, इसके पास है 12, इसके पास, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा टोटल, जो रो थी वो कॉलम बन गया, कॉलम है, ये रो थी, ये आपका कॉलम था 4 10 20, रो बन गई 4 10 20, सेकंड कॉलम 5 12 8, ये होगी 5 12 8, तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। इस तरह से इसको चेंज कर दें व्यवस्था, ठीक है। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट हम जनरल फॉर्म बताते हैं। ये इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी देखिए, वो भी जानना जरूरी है। सपोज कीजिए ये कोई कॉलम ए मैट्रिक्स है, इसमें बहुत सारी एंट्री, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब पता नहीं एम एलिमेंट, इसकी रो जो एम और एन से बनी है। इसमें इस तरह के मैट्रिक्स जिसका रोज की नंबर एम है और कॉलम की नंबर एन है, जो कॉलम होंगे एन कॉलम होंगे 1 2 3 एन तक, रोज होंगी 1 2 3, ठीक है, एन, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये एनथ एम, ये एम रो, इसमें कॉलम होंगी, लास्ट वाला एन, ये वाला एनथ कॉलम होगा, ये एमथ रो होगी, ये लास्ट वाला एनथ, ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, दिस इज थर्ड है, ओके। इस तरह से देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, चलो समझ लो। ये है तो इसकी एंट्रीज को स्मॉल ए से, फर्स्ट रो, रो को नहीं, फर्स्ट आर दिस इज A1, रो के पहले को A1, फर्स्ट कॉलम है तो A11, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, अब बीच में कोई जेथ कॉलम, कॉलम को जे के रूप में मान लो, जेथ कॉलम है तो ये हो जाएगा A1J, ये हो जाएगा A1N, क्योंकि nth कॉलम आ गया जी। ये जेथ कॉलम मान लो, बीच में कोई मतलब 5वां 10वां 12वां 20वां कुछ भी है तो जे मान लो उसको, आर्बिट्री नंबर जे, तो AJ, A1J, इसको कहेंगे A1J, ठीक है, समझ आ रहा है, राइट। अब बच्चों सेकंड R2 है, रो 2 तो क्या बोलेंगे, A2 कॉलम 1, A2 2, A2 3, A2J, A2N, ओके, यहाँ पर डॉट डॉट 3 लगाओ क्योंकि ये बीच में बहुत गैप है, A3 से लेकर N तक इसमें कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से A31, A32, A33, करेक्ट, और ये क्या आएगा A3J, ये क्या आएगा A3N, ओके। अब इसमें हम A3 के बाद 4 5 पता नहीं कौन सी, हम I से ले लेंगे, I, AI1, AI2, AI3, AIJ,
AIN। अब यहाँ पर फिर M था, ये M, तो AM1, AM2, AM3 और ये हो जाएगा AMJ और ये हो जाएगा AMN। तो MN लास्ट वाली आएगी। देखिए सारे इस तरह से जितने एलिमेंट्स होंगे उनको ये हमें पता चलेगा ये कौन सा है। 1 1 कौन सा होगा, यहाँ होगा, ये 2 3 यहाँ होगा, ये समझे। कोई लास्ट वाली जो है कॉलम, लास्ट वाली रो पर ये होगा 2। यस जी बच्चों, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, सम्स करते हैं इसके, कि इसके आधार पर सम्स करेंगे तो कैसे होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने ऑर्डर होंगे। तो देखिए उसके ऑर्डर क्या करते हैं, हम कर सकते हैं, हम रो और कॉलम में चेंज कर सकते हैं। मतलब उसकी 2 नंबर होंगी जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमें 2 के फैक्टर निकालना है, पॉसिबल फैक्टर 2 निकालना है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, कैसे निकालेंगे, जैसे हम अलजेब्रा निकालते हैं। 24 के फैक्टर होते हैं 1 into 24, एक होता है 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6 और 6 into 4। इस तरह से ये सारे हो जाएंगे। उल्टा भी हो जाए 6 into 4 and 8 into 3, 12 into 2 and 24 into 1। ये सारे पॉसिबल उसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। पहला ऑर्डर होगा 1 into 24, दूसरा 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3। ठीक है, ये वैसे तो 3 ही निकालना है, 3 का उल्टा कर देंगे ना, मेन ये 1 to 24। मतलब एक तो होगा कॉलम, एक रो होगी और कॉलम होंगे कितने 24। इसमें आपके जो 24 है ना, मैट्रिक्स साइज 24 एलिमेंट्स है, ये सारे 24 एलिमेंट्स से जाएंगे 1 2 3 से लेकर 24 तक एक रो में। या फिर 2 रो हो जाएंगी तो इसमें फिर आधे आधे चले जाएंगे, आपके 12 हो जाएंगे 1 2 से लेकर 12 तक, इधर 2 से लेकर 12 तक। इस तरह से ऑर्डर्स। तो 4 into 6 से उल्टा करें 6 into 4, तो इसको 2 बन जाएंगे 24 into 1, इसका हो जाएगा 12 into 2, इसका हो जाएगा 8 into 3 एंड ये हो जाएगा 6 into 4। मतलब मेन है आपके 4, 4 का उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए समझ में होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन देखते हैं। अगर वो कह रहे हैं व्हाट इफ इट हैड 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स से क्या होगा, 13 एलिमेंट्स को देखेंगे, इसके फैक्टर होते हैं, यस 13 इज इक्वल टू 1 into 13, एक तो ये हो जाएगा। और 13 into और नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। दूसरा होगा 13 into 1, यस 2 बनेंगे इसमें, एक हो जाएगा 1 into 13 वाला, एक 13 into 1, क्योंकि ये इसके 2 ही फैक्टर होंगे 1 and 13। जितने फैक्टर होते हैं ना उस हिसाब से बनता है। इसके फैक्टर थे आपके 1 2 3 4 6 8 12, तो उससे मल्टीप्लाई हुआ ना नंबरों का, तो इसमें केवल 2 बनेंगे, ये इसमें बनेंगे पूरे 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज, हम केवल आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन 2, हमें 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। ये आई जे, जहां जो वैल्यू दी है आई और जे की कंडीशन दी है, ए आई जे क्या होना चाहिए, वेयर आई प्लस जे स्क्वायर। तो ये ए आई जे क्या होगा, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कंडीशन को फॉलो करें, इस कंडीशन को
फॉलो करने पर हमें बनाना है आपका 2x2 का मैट्रिक्स। तो 2x2 में m क्या है 2 और n है 3 2। तो देखिए i की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जाएगी, j की वैल्यू भी 1 से लेकर 2 तक जाएगी। i की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या है m और n 2x2 का है 2x2। तो मैंने बताया था m और n, तो i की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर 2 तक, ऐसे j की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर 2 तक। तो इफ i पहले 1 मान लेंगे, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, हम इसको 1 1 ओके ऐसा करो, हम सीधा बनाते हैं a इक्वल टू क्या होता है पहले a 1 1 a 1 2 ऐसे होगा, a 2 1 a 2 2 ये बनेगा। अब i यहाँ 1 है i 1 j 2 i 2 j 1 यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा तो ये हो जाएगा i प्लस j यानी 1 प्लस 1 ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, पहला तो हो जाएगा ये यहाँ पर ये होगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर, 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ जाएगा 2, ये 3 त्रिका 9 9 अपॉन 2, 2 एकम 3 त्रिका 9 अपॉन 2, ये आएगा 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि आई और जी के वैल्यू हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये समझ रहे पहले एक बार, बहुत जरूरी है। आई जे कोई भी एलिमेंट है, कोई उसकी एंट्रीज है, कोई उसका सदस्य है, आई और जे, जब आई इज इक्वल टू जो डिफरेंट मान होंगे ना, आई क्या है यहाँ पर, यह बता रहा है कि वो फर्स्ट किस कॉलम का किस रो का सदस्य है। आई अगर पहली रो होगी तो आई 1 हो जाएगा, और पहला कॉलम होगा जे 1 हो जाएगा, जैसे ए 1 1। अब ये 1 2 क्या हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम, ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके चलिए, ये आपने बहुत शानदार काम किया। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस दिए, इसमें हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जब दो मैट्रिक्स फॉर्म में है ये इक्वेशन, तो दो मैट्रिक्स बराबर तभी होंगी अगर वो बराबर है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी बराबर होंगे। तो इसमें बताइए, इसका करस्पॉन्डिंग है ये A11, मतलब ये इसमें A11 है, तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इसमें हो जाएगा 4 इक्वल टू y आ जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 4। x किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, x के करस्पॉन्डिंग 1 है, और z किसके करस्पॉन्डिंग है 3 के, 3 इज इक्वल टू z, इसका मतलब z इज इक्वल टू 3। तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर है, और ये y के करस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, y इज इक्वल टू 4, z के करस्पॉन्डिंग 3 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, बराबर जब इक्वल होते हैं तो ये बिल्कुल सरल है, सिंपल है। इस तरह से आप नेक्स्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, फाइंड द वैल्यू ए बी सी फ्रॉम द, ओके इसमें हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम वाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि ये है अगर आपका ए आई जे एम वाई एन एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमने जो है जनरल एलिमेंट जनरल फॉर्म में रखा, इसको ए आई जे, कोई भी एलिमेंट है, कोई एंट्रीज है, आई उसका रो है आई, ठीक है, और जे कॉलम है, जे कॉलम आई रो और जे कॉलम वाला कोई है, तो एम और एन इसके रो और कॉलम वाले इसका ऑर्डर है, एम बाई एन का ऑर्डर है। तो इसमें ये बताना है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ यदि ये फर्स्ट ऑप्शन है m इज ग्रेटर देन n, m इज लेस देन n, बी वाला ऑप्शन है अलग अलग ऑप्शन है m इज ग्रेटर देन n, तो कौन सा लागू होगा? सी ऑल्टरनेट ऑप्शन m इज इक्वल टू n और नन, डी नन ऑफ। तो इसमें बता रहे वो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m इज लेस देन n या m इज ग्रेटर देन n या m इज इक्वल टू n। तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम की नंबर बराबर होती है, तो m और n की वैल्यू बराबर होती है, तो कौन सा हमारा आंसर है? सी, सी इज इक्वल टू सी आंसर आपका ओके है, m बराबर n, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, अगर m और n बराबर होंगे m इज इक्वल तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, समझे? ये सिंपल है। Which of the great x y make the following matrix equal? Which of the given value of x and y make the following pair of matrix given equal? बताइए कब हो जाएगा इक्वल? यस, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। Which of the given value of x y, वो कह रहे एक्स वाई की कौन सी वैल्यू, समझे? मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, दोनों को इक्वल बना देंगे। दो है आपका 3x प्लस 7 और ये है आपका 5, दिस इज y प्लस 1 और दिस इज 2 माइनस 3x। एक तो ये है आपका और ये दूसरा है आपका 0 8 y माइनस 2 एंड 4। इन दोनों मैट्रिक्स में ये इक्वल कब हो जाएंगे, एक्स वाई की किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होंगे? तो जब देखो, जब इक्वल होंगे उन वैल्यू के लिए इक्वल होंगे जो कि करस्पॉन्डिंग है वो बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जो बराबर होते हैं तो वो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगी जो फाइंड करेंगे उससे वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इक्वल कब होंगे, जब ये इसके इक्वल होगा, ये y प्लस 1 8 के इक्वल होगा, 5 इसके इक्वल होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल फॉर बीइंग इक्वल मैट्रिसेस। तो देखिए ये आपका 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एक तो ये बना, दूसरा y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इससे निकलेगा, और दूसरा 5 यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ से क्या है 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इससे आप निकाल लेंगे वैल्यू x, इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 7/3, y की वैल्यू क्या निकलेगी 7, और इससे y की वैल्यू क्या निकलेगी 7, और इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू 8 माइनस टू 6, 8 ओके 3x, 2 माइनस 8 माइनस 6/3 2, ये गलत हो गया, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, सॉरी, अरे यार 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 3x, तो 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -2, है ना, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी सेम वैल्यू निकलना चाहिए, y की वैल्यू ये निकलेगी, y की वैल्यू ये निकलेगी। ओके, x की वैल्यू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो -7/3, ठीक है, बट यहाँ पर हो रहा है 2 माइनस 3x। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे, हमें देखेंगे 3x प्लस 7 ओके 5 है, ये सही है,
y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है, 8y-2 सारा सही लिखा गया है। हमें ये देखना है x की कौन सी x y की कौन सी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। यस, तो हमें ये वैल्यू निकली, दिस इज x विल बी क्या हो जाएगा 4 2 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा -2/3 यानी 2/3 2/3। भैया x की वैल्यू ये निकल रही है और ये भी निकल रही है, y की वैल्यू ये निकल रही है, ये निकल रही है, तो इसमें किसके लिए हो जाएगा कि वो इक्वल हो, राइट, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है। ठीक ठीक है, ठीक है, y-2 यानी y की वैल्यू ठीक है, दोनों सेम आ गए, बट यहाँ पर क्वेश्चन है ये कौन सा होगा, x की वैल्यू कौन सी एक्सेप्टेबल होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये दिए थे ऑप्शन की, क्या ये सही है, क्या v सही है, क्या c या d। इसमें हम देख रहे हैं कि इनमें जो हमने फाइंड करी वैल्यू y=7 तो आ गया दोनों, x=-7/3, इसमें x की वैल्यू क्या है -1, यानी -1/3 कहीं नहीं दिखा है, इसलिए ये नहीं है, ये गलत है, ये नहीं है। फिर दूसरा y=7 सही है, बट x=-2/3 है नहीं, हमने जो निकाला वो क्या है +2/3, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। x=-1/3 है और नहीं है हमारे पास, y=-2/3 ये भी नहीं है, तो ये तीनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या बी, या नॉट पॉसिबल, आंसर होगा आपका बी, कोई भी इसमें आंसर सही है, नॉट पॉसिबल, ये इनके आधार पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? ठीक, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 विच, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल, संभव कितने पॉसिबल है, मुमकिन है मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, काहे किसे, ऑर्डर इसका होगा 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3 के कितने पॉसिबल हैं, विच विद ईच एंट्री 0 और 1, विद ईच एंट्री 0 और 1, मतलब वो कह रहे हैं हमें एक नंबर दी है 3/3 और उसमें दिया है कि 0 या 1 होना चाहिए, तो कितने 3/3 कितने पॉसिबल जो है मैट्रिक्स होंगे, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए 3/3 के तो हाउ मेनी मैट्रिक्स बन सकेंगे, जैसे 0 हो या 1 है, तो भाई 0 0 वाला बना सकते हैं, एक 1 1 बना सकते हैं, इसमें 0 1 डिफरेंट पोजीशन हो जाएगी, तो इसमें टोटल हो सकते हैं आंसर, क्योंकि 3/3 है और डिजिट कितने हैं हमारे पास, 2 डिजिट हैं 0 और 1, तो कितना होगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 पॉसिबल हो जाएंगे, टोटल डिजिट कितने, 3 त्रिका 9, एक 0 से और दो है चूंकि हमारे पास, इसलिए टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगे 18, समझे, 18 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक, और तो हो नहीं सकता है कोई। तो इसमें पॉसिबल कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ऑर्डर 3/3 कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे, इसको देखते हैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि हमें 0 और 1, 0 1 कितने टोटल नंबर है, ये 2 है, 2 एंट्रीज है, 0 एंड 1 2 डिजिट्स हैं, देयर आर 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स हमें जो है हम इसको मतलब इसके अरेंजमेंट होंगे जो, तो कितने अरेंजमेंट कितने तरह से अरेंज होंगे हम जानते हैं, अगर हम ये 3 3 या 9, तो ये आपका 3/3 यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे आपके 9, टोटल एलिमेंट्स इन तो 9, जो मैट्रिक्स होगा उसमें
9 एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट की नंबर क्या होती है m इंटू n, 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 से बना आपका 9। अब 0 और 1, लेकिन वो हमें इस तरह से अरेंज करना है कि 2 डिजिट को करना है, 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो इसके टोटल पॉसिबल बनेंगे आपके मैट्रिसेस 2 पावर 9, यानी 2 है और इसकी पावर 9, 2 पावर 9 बनेंगे, यानी 2 पावर 9 हो जाएगा आपका 512, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 512, 64 इंटू 8, 512, 512। तो ये यहाँ पर टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस 512 बनेगी, 0 और 1 है ना, 2 डिजिट हो गई, और टोटल उसमें एलिमेंट एक में 9 होंगे, तो इस तरह 9 के कितने बनेंगे, 2 पावर 9 बनेंगे। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। तो बच्चों हम अगले टॉपिक पर भी हम जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हुआ आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये कोई है मैट्रिक्स और बी भी कोई है, तो ए प्लस बी कैसे होगा? देखिए सपोज कि ये हमारा कोई है ए आई जे एंड बी है कोई बी आई जे, दो मैट्रिक्स है, तो इसका ये क्या है, एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग। तो इनके अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आई जे प्लस जे, यानी सेम सेम है ना, बी आई जे, यानी आइथ एलिमेंट है, आइथ रो और जेथ कॉलम का, और बी का भी आइथ रो और जेथ कॉलम का। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला, ये दोनों मतलब करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐड होंगे एडिशन में, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज कीजिए दिस इज 1350 और v इज इक्वल टू 2057। तो अगर इनको हम a प्लस बी निकालना है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग है ये है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जोड़ेंगे 1 प्लस 2, इसमें ये है 3 प्लस 5, इसका ये हो जाएगा 5 प्लस 0 और इसका होगा 7, 0 प्लस 7। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग है ये, इसका है ये, इसका ये है, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से ऐड करके ये हो जाएगा 3, 8, 5, 7, दिस विल बी ओके। तो ये होता है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप इस तरह से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है। अब हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें किसी स्केलर वाली क्वांटिटी से, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a matrix by scalar। भैया किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से करना है, स्केलर है के और ए, ये है या मैट्रिक्स और के कोई स्केलर है, समझे? सपोज कीजिए ये करना है, ए इस तरह से लिखेंगे हम, ए आई जे है। अब हमने क्या किया, के नामक कोई स्केलर से ए से मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा के ए आई